बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम देखते हैं कि मसल्स के अंदर कौन-कौन सी जो है वो एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। देखिए वैसे तो बहुत सारी मसल्स की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, उनमें से आपकी बुक के अंदर कुछ के ऊपर डिस्कस किया गया है और हम उनके ऊपर डिस्कस करते हैं और चीज़ों को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास मसल्स का डिसऑर्डर है उसका नाम टेटनी है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, वो वॉलंटरी होते हैं, यानी कि वो हमारे विल में होते हैं। हम जब चाहें उन्हें रिलैक्स कर सकते हैं, हम जब चाहें उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये आपके जो वॉलंटरी मसल्स हैं, ये वॉलंटरी से इनवॉलंटरी बन जाएँ, यानी कि ये आपके विल में ना रहें, खुद कॉन्ट्रैक्ट हों, खुद रिलैक्स हों, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? टेटनी कहा जाता है। और मसल्स के अंदर इस तरह की एबनॉर्मलिटी तब आती है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की लेवल कम हो जाती है तो इसे हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। इसलिए टेटनी का दूसरा नाम है हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों से पूछी जाती है। अ कंडीशन इन विच सडन इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स टेक्स प्लेस, यानी जो हमारे स्केलेटल स्ट्राइटेड मसल्स हैं जो कि वॉल्यूंटरी होते हैं, उनकी सडन इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। वो खुद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, खुद रिलैक्स होते हैं और ऐसा तब होता है जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो? कम हो, यानी कि आप हाइपोकैल्सीमिक पेशेंट हो, हाइपोकैल्सीमिया हो आपको, तो ये कंडीशन हो सकती है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि मसल्स जो है वो ट्विच रैपिडली ट्विच होना शुरू हो जाते हैं। इस वर्ड से क्या मुराद है? देखिए, हमने कहा था ना कि जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो आई बैंड है वो कंप्लीट तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों साइडों से ना। ये आई बैंड है, कंप्लीट तरीके से यहाँ पे इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो ए बैंड था वो पूरा आपका क्या हो रहा था? डिसअपियर हो रहा था। तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी और 35% तक जो हमारा मसल्स है वो रिड्यूस हो रहा था। लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एक तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होती नहीं है, उससे पहले मसल से रिलैक्स होने लगता है और कंप्लीट रिलैक्स होता नहीं है, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है। तो यानी कि अब नॉर्मल मसल्स की जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, इसे कहा जाता है मसल ट्विचिंग। तो ये कहता है इन दिस डिजीज मसल ट्विच रैपिडली इवन बिफोर द एक्टिन एंड मियोसिन फिलामेंट्स ऑफ मसल फाइबर्स हैड अ चांस टू रिटर्न इट्स नॉर्मल पोजीशन। देखो, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आए नहीं है और उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुए नहीं तो रिलैक्स होना जो है वो शुरू हो गए हैं। ऐसा तब होता है जब न्यूरॉन की स्टिमुलेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है। देखें, अब जो हमारे पास न्यूरॉन होते हैं, मैंने आपको बताया था कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक बिजली की तरह मैसेज चाहिए होता है जिसका नाम क्या है? नर्व इम्पल्स। और ये जो नर्व इम्पल्स है ये जनरेट करने की एबिलिटी न्यूरॉन्स के पास होती है, जो ब्रेन के सेल होते हैं। और आपने याद रखना है कि न्यूरॉन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम आयन का होना बहुत जरूरी होता है। इसका रोल मैं चैप्टर नंबर 3 में बता चुका हूं, तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं कि कैल्शियम आयन नर्व इम्पल्स के लिए जरूरी क्यों होते हैं। एक तो कैल्शियम आयन नर्व इंपल्स के लिए जरूरी होते हैं, दूसरा मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी कैल्शियम आयन जरूरी होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ना ये ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं। पर यहाँ पे कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन प्रोटीन की कोई कहानी नहीं है। यहाँ पे जो कैल्शियम आयन की कहानी बताई जा रही है वो नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड है, वो न्यूरॉन के साथ रिलेटेड है। तो जब ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का लेवल कम होता है तो न्यूरॉन अपनी एक्टिविटी सही से परफॉर्म नहीं करते। न्यूरॉन का कैल्शियम आयन के साथ क्या लिंक है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, अगर ये कंडीशन आपके हाथ के मसल्स की होती है या लेग के मसल्स की होती है तो इट्स ओके। लेकिन फॉर सपोज करें, आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर ये टेक्निक कंडीशन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो जाती है, आपके लंग्स के मसल्स की अगर ये कंडीशन हो जाती है, तो फिर ये फेटल हो सकती है, इंसान को ये डेथ के करीब लेके जा सकती है। क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक पार्टिकुलर वे के अंदर होती है, तो वो मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लंग्स के अंदर जो टेटनी होती है ना, ये बड़ी ही खतरनाक होती है। अच्छा देखिए, एक टेटनी हो रही है इस कैल्शियम आयंस की वजह से, दूसरी एक बैक्टीरिया की वजह से भी होती है जिसका नाम क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है। फिर वो इंशाल्लाह जब आप आगे मेडिकल में जाएंगे तो ये भी आप लोगों को सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्विचिंग मूवमेंट, इसको ट्विचिंग मूवमेंट कहा जाता है। आपने ऐसे पेशेंट देखे होंगे, ये आपके टेटनिक पेशेंट है, यानी कि इनके मसल्स खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट, खुद ब खुद रिलैक्स होते रहते हैं। हालांकि आप कॉन्ट्रैक्ट करना भी नहीं चाहते और आप रिलैक्स रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका जो वॉल्यूंटरी कंट्रोल है वो क्या बन जाता है? इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल। और ऐसी कंडीशन तब होती है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन क्या हो जाए? डिस्टर्ब हो जाए। तो कैल्शियम आयंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूरॉन की नॉर्मल एक्टिविटी के अंदर। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास प्रॉब्लम है दैट इज द मसल फटीग। बहुत आसान सी प्रॉब्लम है।
देखें वो लोग जो कि हेवी किस्म की क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, जो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब हम हैवी किस्म की एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक तो आपको कैल्शियम आयंस चाहिए, दूसरा आपको नर्व इम्पल्स चाहिए, तीसरा आपको चाहिए होती है एटीपी, है ना, एनर्जी चाहिए होती है जो आप एटीपी से लेते हैं या फिर सीपी क्रिएटिनिन फॉस्फेट से लेते हैं। अब ये जो एटीपी है जब तक आप नहीं देंगे तो वो बल्बस हेड नहीं उठेगा और बाइंडिंग साइड के साथ बाइंड नहीं होगा और मसल की ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो यानी कि एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, एटीपी का होना बहुत जरूरी है। और सेल के अंदर जो एटीपी प्रोड्यूस होती है वो ग्लूकोज को तोड़ने से होती है। हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल तोड़ते हैं और इससे हम 38 मॉलिक्यूल एटीपी के लेते हैं। लेकिन ये काम किसकी मौजूदगी में होता है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज में ऑक्सीजन होगी, आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन होगी, तो ये ग्लूकोज टूटेगा और आपको 38 मॉलिक्यूल एटीपी के देगा। हम जब कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सेलों के अंदर, हमारे मसल्स टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने के बावजूद भी हम मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करने में कंटिन्यू लगे रहते हैं, यानी एक्सरसाइज करने में लगे रहते हैं। तो नतीजे में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है ये टूटना शुरू हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूटता है तो इसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस एक्सरसाइज किए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है मसल तो एनर्जी मांगेंगे, और एनर्जी मांगेंगे तो ग्लूकोज जरूर टूटेगा। और ग्लूकोज तब नॉर्मल तरीके से टूटता है जब ऑक्सीजन मौजूद होती है। जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो ग्लूकोज टूटना शुरू हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इस प्रोसेस को कहा जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, ग्लूकोज टूटने लग जाता है, तो एनएरोबिक के नतीजे में आपके जिस्म में एक एसिड बनता है जिसका नाम क्या है? लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड जब आपके मसल्स के अंदर जमा होने लग जाए ना, तो ये कंडीशन, टायरिंग कंडीशन, मसल्स को थका देने वाली एक कंडीशन काज करता है जिसका नाम क्या है? मसल फटीग। तो यानी कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो इस चीज का ख्याल किया करें कि आप एक प्रॉपर ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटेगा, यानी एनएरोबिक टूटेगा, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनेगा जो कि नॉर्मली हमारा रेस्पिरेशन के दौरान बनता है। इसकी जगह एक और कंपाउंड बनेगा जिसका नाम क्या है? लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड जब आपके मसल्स में जमा होना शुरू हो जाएगा तो आपके मसल्स को थका देगा, टायरिंग कंडीशन प्रोड्यूस करेगा, मसल्स में दर्द होगा, और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? मसल फटीग। मुझे उम्मीद है कि वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। कहता है मसल फटीग इज अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर दोज पीपल हु परफॉर्म प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज, जो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना। इट अकर्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब आप कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज किए जा रहे होते हैं तो एटीपी और एटीपी की फॉर्मेशन के लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती तो मसल्स जो हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और जब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो आपका ग्लूकोज आपको एनर्जी देगा, लेकिन वो एनर्जी भी 38 मॉलिक्यूल नहीं देगा, कम मॉलिक्यूल एनर्जी के देगा आपको, और नतीजे में आपको एक एसिड भी प्रोड्यूस करके देगा जिसका नाम क्या है? लैक्टिक एसिड। हालांकि जब नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है ना, नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन, तो क्या बनता है? एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। लेकिन आप एनएरोबिक जा रहे हैं तो ना तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ना वाटर बनेगा, और ना ही इतनी एनर्जी मिलेगी जितनी एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलती है। और स्मॉल अमाउंट में आपकी एटीपी प्रोड्यूस होगी और लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होगा। सो लैक्टिक एसिड, सो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स, आपके मसल्स के अंदर जो लैक्टिक एसिड जमा होगा वो एक टायरिंग और एक पेनफुल कंडीशन क्रिएट करता है जिसे मसल फटीग कहा जाता है। अब इसका क्या तरीका है? एक तो आप पेन को रिड्यूस करने के लिए कोई पेन किलर भी ले सकते हैं। दूसरा, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम ऑक्सीजन लें। तो जितनी ज्यादा आप ऑक्सीजन लेंगे तो आपके जिस्म में मौजूद जो लैक्टिक एसिड है वो दोबारा वाटर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जो कि ग्लूकोज की एक नॉर्मल बाय प्रोडक्ट होती है। ये कहता है कि ऑक्सीजन की वो अमाउंट जो आपकी बॉडी से सारा का सारा लैक्टिक एसिड निकाल दे, इसे ऑक्सीजन डेप्थ कहा जाता है। ये बहुत बार प्री एंट्री की टेस्टों में पूछा जाता है कि वो ऑक्सीजन की अमाउंट जो कि कंप्लीट लैक्टिक एसिड को आपकी बॉडी से रिमूव कर दे, उसे क्या कहा जाता है? उसे ऑक्सीजन डेप्थ कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मसल फटीग वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट डिसऑर्डर है वो है क्रैम्प। आप लोगों ने अमूमन तौर पे देखा होगा, जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं, जो क्रिकेट के प्लेयर होते हैं, वो अमूमन आपसे कंप्लेन करते हैं कि हमें क्रैम्प हो गया है। अच्छा, ये क्रैम्प उन लोगों को ज्यादा होता है जिनकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ वाटर एंड एसेंशियल साल्ट्स। डिहाइड्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपकी बॉडी से पानी चला जाए, पानी के साथ जो एसेंशियल साल्ट्स होते हैं ना वो भी चले जाते हैं, और जब साल्ट्स वगैरह चले जाते हैं
तो बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो शुगर लेवल है, वो क्या हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, और उसकी वजह से मसल्स के अंदर एक पुलिंग कंडीशन प्रोड्यूस होती है, और इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं इस कंडीशन को कहा जाता है क्रैम्प। ये ज्यादातर थाई और ये जो थाई वाला, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, और दूसरा ये वाला जो रीजन है, हिप वाला रीजन या थाई वाला और ये वाला रीजन, यहाँ पे ये कंडीशन जो है ज्यादा होती है। तो ये कहता है कि इसको हम दूसरा मसल पुल भी कहते हैं। नॉर्मली ये लिम्स के मसल के अंदर होती है। रीजन इसका क्या है, डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स और लो ब्लड शुगर हो जाती है, और इस कंडीशंस के अंदर जो मसल्स हैं वो इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, और नतीजे में बहुत ज्यादा शदीद पेन होता है, विच मे काज सीवियर पेन एंड पैरालाइज। यहाँ पे पेन भी हो सकता है और पैरालाइज भी हो सकता है। तो ये क्रैम्प भी एक बहुत खतरनाक क्या होती है, बीमारी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों डिसऑर्डर आप लोगों को समझ आ गए होंगे। वैसे तो ये बहुत ज्यादा बड़े डीप लेक्चर हैं, लेकिन आप लोगों की बुक के हिसाब से, आप लोगों की मेंटेलिटी के हिसाब से अगर आप इतना भी समझ लेते हैं तो आप लोगों के लिए काफी होगा। तो आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।